नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर भारत के भौतिक प्रदेश, न्यू टॉपिक। और इस टॉपिक से संबंधित हर कंपटीशन में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखना है कि भारत का जो भौतिक प्रदेश है, भारत का जो स्थलाकृतिक प्रदेश है, इस टॉपिक से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर कंपटीशन में पूछ जाते हैं। चाहे वो कंपटीशन शिक्षक भर्ती से संबंधित हो या पटवार से संबंधित हो, राजस्थान पुलिस से संबंधित हो, कोई भी कंपटीशन हो उससे संबंधित, यानी इस टॉपिक से संबंधित 4-5 क्वेश्चन तो आते आते, कम से कम है 4-5 क्वेश्चन। तो आज हम पढ़ रहे हैं कि भारत के जो भौतिक प्रदेश है, भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो उच्चावच प्रणाली के आधार पर देखो, उच्चावच है कि भारत का जो भूभाग है वो एक समान नहीं है। कहीं पर तो मैदानी प्रदेश है, कहीं पर्वतीय प्रदेश है, कहीं पर पठारी प्रदेश है, कहीं तटीय मैदान है, कहीं पर द्वीप समूह है। तो इस आधार पर देखा जाए तो भारत के भौतिक प्रदेशों को अलग अलग खंडों में बांटा गया है। और वो खंड कितने बनते हैं? भारत के 6 भौतिक प्रदेश। अब देखो, भारत के 6 भौतिक प्रदेश सबसे पहले तो है कौन कौन से। सबसे पहले भौतिक प्रदेश की बात करते हैं, वो है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश पहला खंड बन गया। दूसरा जो भौतिक प्रदेश है वो उत्तर का मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का मैदान। तीसरा जो भौतिक खंड बनता है वो है प्रायद्वीपीय पठार, पठार। नंबर 4 है थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। नंबर 5 है तटीय मैदान, तटीय मैदान। और नंबर 6 पर है द्वीप समूह, द्वीप समूह। तो कहने का मतलब भारत के भौतिक के प्रदेश है वो कितने हैं? 6। अब देखो, ये 6 भौतिक प्रदेश है, उसमें सबसे उत्तरी क्षेत्र में आता है वो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश आता है। उसके बाद जैसे आता है मैदान, और वो उत्तर का मैदान या भारत के उत्तरी विशाल मैदान के नाम से जाना जाता है। उसके बाद भारत का जो बीच का भूभाग बनता है, दक्षिणी भाग बनता है, उसको कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, उसको थार के मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब भारत के जो 2 तट बनते हैं, पूर्वी तट और पश्चिमी तट, वो खंड दक्षिणी भारत में आते हैं। और भारत के 2 द्वीप समूह, 2 ऐसे द्वीप समूह, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अब इन्हीं से संबंधित हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन आज इस क्लास में, यह कहने का मतलब इसे जो वीडियो है इसमें आज हम केवल ये पढ़ेंगे कि भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, केवल एक टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। और ऐसे ही हम प्रत्येक टॉपिक के बारे में अलग अलग वीडियो के बारे में पढ़ेंगे। देखो, और इन 6 पॉइंटों में 6 जो भौतिक प्रदेश है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रदेश है वो बनता है पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण है। और इस उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में आता है हिमालय पर्वत श्रेणी, हिमालय पर्वत श्रेणी। अब इन पहाड़ी क्षेत्रों को हिमालय नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इसका ज्यादातर जो ऊंचा भाग है, क्योंकि विश्व में सर्वाधिक जो ऊंची पर्वत श्रेणी है वो हिमालय है, सर्वाधिक ऊंचाई। ऊंची पर्वत श्रेणी वो कौन सी है? हिमालय। लेकिन अगर लंबी की बात की जाए, विश्व में लंबी पर्वत श्रेणी आती है वो है एंडीज, यानी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है वो तो एंडीज है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है वो है हिमालय। अब देखो, यह हिम का आवास, हिम का आवास या हिम का घर, यहां पर घर भी दे सकते हो, हिम का घर। हिमालय का अर्थ होता है हिम का
घर। अब देखो हिम का घर, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे हिमालय को, कि इसको प्रादेशिक के आधार पर, इसको उत्तर से दक्षिण, इसके कालक्रम के आधार पर कितने खंडों में बांटा गया, उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी इस भौतिक प्रदेश में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी पॉइंट का बनता है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश से बनता है। तो अब देखो इसकी शुरुआत करते हैं कि इस हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण कैसे हुआ और कब हुआ। देखो पहले ये संपूर्ण पृथ्वी एक ही महाद्वीप में थी और उस महाद्वीप का नाम था पेंजिया। पेंजिया महाद्वीप। और ये कब की बात है, यानी ये पेंजिया महाद्वीप की जो स्थिति थी, यानी सातों महाद्वीप एक ही महाद्वीप के रूप में थे, उसका नाम था पेंजिया महाद्वीप। और ये स्थिति थी क्रिटियस युग। क्रिटिशियस युग की बात है। उस समय संपूर्ण महाद्वीप है वो एक ही महाद्वीप के रूप में था और उसका नाम था पेंजिया। इसके चारों तरफ, इस महाद्वीप के चारों तरफ महासागर का स्वरूप था और वो भी एक ही महासागर था। उस महासागर का नाम था पेंथालासा। पेंथालासा। अब देखो इस भूखंड के बीच में एक सागर था और उस सागर का नाम था तैतीस सागर। तैतीस सागर। तैतीस सागर ने इस एक महाद्वीप यानी जो पेंजिया महाद्वीप है इसको दो खंडों में बांट दिया। एक तो इसका उत्तरी खंड बन गया और एक ही दक्षिणी खंड बन गया। अब देखो उत्तरी खंड को अलग नाम दिया गया जिसका नाम है अंगारा लैंड। अंगारा लैंड। यह इस पेंजिया महाद्वीप का उत्तरी खंड बना था। इसका जो दक्षिणी खंड बना वो बना गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। यानी इसके दो भूखंड बने थे और दोनों भूखंडों को बनाने वाला कौन था, तैतीस महासागर था। अब देखो ये यूरेशियन भाग भी है, यानी इसको यूरेशियन के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय का जो उत्तरी क्षेत्र है वो ये भाग बनता है और ये बनता है भारतीय भूभाग और भारतीय प्रायद्वीपीय खंड है, उससे दक्षिणी भाग बनता है। यानी इसमें ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है, ये इस प्रकार से अलग अलग खंड बने थे। और ये उत्तरी अमेरिका, यूरोप, खासतौर से यूरोप और एशिया का उत्तरी खंड बनता है जो अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता है और ये गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है कि इस हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। ये भाग तो इस तरह था, ये भाग तो बिल्कुल स्थिर था, लेकिन ये जो गोंडवाना लैंड का जो भाग है वो धीरे धीरे उत्तर की तरफ चल रहा था। और उत्तर की तरफ चलने के कारण यहाँ पर जो अवसाद था, ये सागरीय जो अवसाद था वो संकुचित होकर के ऊपर की तरफ निकल गया और ऊपर की तरफ निकल करके यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी का निर्माण हो गया। उस पर्वत श्रेणी का नाम दे दिया गया हिमालय पर्वत श्रेणी। अब देखो कोबर ने सबसे पहले ये बताया कि ये वलित जो पर्वतमाला बनी है, वलित जो पर्वतमाला बनी है, इसमें संकुचन की जो प्रणाली है वो किस आधार पर आई है कि जब ये भूखंड है वो धीरे धीरे उत्तर की तरफ चल रहा है तो इसमें संकुचन प्रणाली के माध्यम से जो इसमें पहाड़ियों का ऊंचा नीचा भाग और जो वलन की स्थिति बनी है उसके दो आधार बताए। एक तो भाग कोबर ने बताया अग्रभाग। अग्रभाग, अग्रभाग आता है हिमालय का सबसे उत्तरी क्षेत्र और एक बताया मध्य मध्य पिंड। मध्य पिंड बनता है तो मैदानी प्रदेश यानी हिमालय से कुछ नीचे भाग में आता है, या हम कह सकते हैं तिब्बत के पठार के उत्तरी भाग को। यानी ये दोनों बातें किसने की है, संकुचित प्रणाली के माध्यम से वलित पर्वतमाला, ये बात भी कोबर ने, एक भूगोलवेता है कोबर, उसने ये बताया है कि हिमालय का वलित होना किसका कारण है, संकुचित। संकुचित का मतलब होता है एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र के आमने सामने चलना। अब देखो अब हम विस्तार से पढ़ रहे हैं कि इस हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है उसके बाद हिमालय की जो निर्माण प्रक्रिया कब से प्रारंभ हुई, इसको कितने खंडों में बांटा गया है, उससे संबंधित पढ़ेंगे और उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है आते भी। देखो
भारत में हिमालय की जो स्थिति बनती है वो एक चापाकार स्थिति, यानी धनुषाकार आकृति में हिमालय है वो भारत के उत्तरी क्षेत्र में फैला हुआ है, यहां से लेकर के यहां तक। ये हिमालय का क्रम है। यहां से ये अब देखो, सबसे पहली बात है इस हिमालय पहाड़ियों की शुरुआत कहां से होती है? पाकिस्तान में यहां पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है किरथर। पहाड़ी है कौन सी? किरथर। तो ये पाकिस्तान में यहीं से इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद यहां पर दूसरी पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है सुलेमान। सुलेमान याद रखना, ये किरथर की पहाड़ी पाकिस्तान में, सुलेमान की पहाड़ी पाकिस्तान में। अब देखो, जो अफगानिस्तान और भारत के बीच का क्षेत्र बनता है, यहां पर एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है हिंदू कुश। हिंदू कुश, यहां पर स्थिति बनती है हिंदू कुश की। अब देखो, अगर भारत की बात की जाए उससे पहले हम पढ़ते हैं कि ये जो हिमालय का पूर्वी भाग है, यहां से लेकर के यहां तक, ये है म्यांमार, और म्यांमार की सीमा बनाने वाला है। और यहाँ का जो दक्षिणतम भाग बनता है, इस दक्षिणतम भाग, म्यांमार की दक्षिण सीमा जो हिमालय की है, यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी जिसका नाम है अराकन यामा। अराकन यामा याद रखना, ये आता है सबसे पूर्वी हिस्सा। अरावली हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे पूर्वी हिस्सा आता है जो म्यांमार में स्थित है। अराकन यामा, म्यांमार। यहां से ये पहाड़ियां विलुप्त हो जाती है, समुद्र में लुप्त हो जाती है, जलमग्न हो जाती है। उसके बाद ये अंडमान और निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप जो बने हुए हैं वो भी हिमालय पहाड़ी क्षेत्र की ही कुछ पहाड़ियां, हिमालय पर्वत श्रेणी की पहाड़ियां जो वहां जाकर के ऊपर निकलती है और वहां पर एक द्वीप बना हुआ है। अब देखो, भारत में इसकी जो शुरुआत है वो होती है यहां पर है सिंधु घाटी, सिंधु नदी का गाढ़ क्षेत्र, सिंधु गार्ज। अब गार्ज का मतलब होता है गहरा भाग, जहां से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। सिंधु गार्ज से लेकर के यहां पर है ब्रह्मपुत्र गार्ज, ब्रह्मपुत्र गार्ज, यहां तक भारत में हिमालय की स्थिति है। अब आप ये कह सकते हो गुरुजी ये जो भाग है, ये जो भाग है इसका उत्तर का भाग है, ये कहां से लगे? तो अगर आपको इसमें याद रहता है तो मैं एक बात बता रहा हूं कि जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, इसको नहीं ले रहे हिमालय को, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, इसको 3 खंडों में बांटा गया है। इसका जो पहला खंड बनता है वो काराकोरम श्रेणी, इसका जो दूसरा खंड बनता है वो बनता है हिमालय श्रेणी, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, हिमालय श्रेणी है। तो ये हिमालय का भाग, लेकिन अलग श्रेणी के नाम से इसको जाना जाता है। अब इसके बाद में तीसरा पूर्वांचल, पूर्वांचल श्रेणी, ये भाग बनता है। देखो यहां से जो मोड़ बनती है, यू आकृति यहां से बनती है, यहां से लेकर के यहाँ म्यांमार तक ये जो भाग बनता है इसको पूर्वांचल कहते हैं, यानी हिमालय का भाग उत्तर से दक्षिण हो जाता है। यहां पर बनता है पूर्वांचल। ये यहां से लेकर के यहां तक का जो भाग बना है वो हिमालय श्रेणी के नाम से जाना जाता है। काराकोरम ये कहां पर बनती है? ये हिमालय के उत्तर में बनती है। ये जो भाग, पहला भाग बना हुआ है, ये काराकोरम श्रेणी के नाम से। अब ये काराकोरम देखो क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपने नाम सुना है केटू, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू, वो हिमालय श्रेणी पर नहीं है, वो है काराकोरम श्रेणी में। ज्यादातर कई बार आता है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कहां पर स्थित है। अगर ऑप्शन में आपको दे दिया हिमालय, काराकोरम, अलग अलग प्रकार की श्रेणियों नाम दे दिया, तो वहां पर हिमालय नहीं आएगा, वहां पर कौन सी श्रेणी आएगी? वहां पर आएगी काराकोरम। अगर पूछ लिया जाए हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, यानी हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो वो आएगी कंचनजंगा। कौन सी आएगी? कंचनजंगा। हिमालय श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कंचनजंगा है। और काराकोरम में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी वो कौन सी है? वो केटू यानी गार्डविन ऑस्टिन है। अब देखो इसी से संबंधित और बताता हूं कुछ फैक्ट कि काराकोरम पर्वत श्रेणी से ही सिंधु और ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है। वहां पर है कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत। तो कैलाश पर्वत है वो कहां पर, कौन सी श्रेणी में है? काराकोरम में। याद रखना, ये कैलाश पर्वत की स्थिति है वो काराकोरम में ही बनती है। और काराकोरम में जो लद्दाख और जास्कर श्रेणी है, लद्दाख और जास्कर और लद्दाख घाटी भी है वहां पर। काराकोरम और महान हिमालय के बीच में लद्दाख घाटी है, जहां से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र का उद्गम है वो
ये कैलाश पर्वत ही है, मानसरोवर झील है वहां। तो यहां से ये दोनों नदियां निकलती है, वो श्रेणी कौन सी है, काराकोरम श्रेणी है। अब हम बात कर रहे हैं हिमालय श्रेणी की बात कर रहे हैं कि जो भारत में हिमालय का जो खंड बना हुआ है उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। यानी अगर ये आपको याद रहती है तो हिमालय के साथ में याद रख लीजिए, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि कैलाश पर्वत के बारे में पूछ लिया जाए तो काराकोरम श्रेणी आएगी, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का उद्गम पूछ लिया जाए तो काराकोरम आएगा, भारत के सबसे ऊंची पर्वत चोटी के बारे में पूछ लिया जाए तो भी काराकोरम पर्वत श्रेणी ही आएगी। अब हम बात करते हैं कि हिमालय पर्वत श्रेणी है, इसको कितने खंडों में बांटा गया है, किस आधार पर बांटा गया है। देखो सबसे पहले हिमालय का देखते हैं प्रादेशिक वर्गीकरण। चलो हम देखते हैं कि इसकी निर्माण प्रक्रिया के आधार पर इसका वर्गीकरण, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर अब देखो निर्माण प्रक्रिया या इसकी विशेषता के आधार पर, और ये स्थिति बनती है उत्तर से दक्षिण। हिमालय की स्थिति बनती है उत्तर से दक्षिण, तो हिमालय को उत्तर से दक्षिण 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 बनता है महान हिमालय या हिमाद्री या आंतरिक हिमालय या बृहद हिमालय, ये इसके नाम है। यानी जो पहला खंड बना है, मैं 4 खंड बता रहा हूं हिमालय का उत्तर से दक्षिण, यहां से लेकर के और यहां तक इसको 3 खंडों में बांटा गया है। जो इसका पहला खंड बन रहा है ये खंड नंबर 1 है, ये खंड नंबर 2 है और ये खंड नंबर 3 है। अब देखो इन तीनों की बात करते हैं हमें कि पहला जो खंड है इसको जाना जाता है महान हिमालय, हिमाद्री, आंतरिक हिमालय या बृहद हिमालय। कभी कभार तो क्वेश्चन में ये नाम दे दिया जाता है कि सबसे उत्तरी क्षेत्र का जो हिमालय है उसको किस नाम से नहीं जाना जाता है या जाना जाता है, तो इनके नाम याद रखना। महान हिमालय भी कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं, आंतरिक हिमालय भी कहते हैं और बृहद हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो सबसे पहली बात है इसकी औसत ऊंचाई। औसत ऊंचाई पूरे हिमालय का नहीं पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं हिमालय का सबसे ऊपर का भाग, सबसे अधिक ऊंचा जो भाग है। तो औसत ऊंचाई सबसे अधिक इसकी आती है 6100 मीटर। 6100 मीटर की ऊंचाई बनती है। सबसे पहला तो खंड बनता है महान हिमालय या हिमाद्री या आंतरिक हिमालय, इसकी बनती है। देखो अब इसके बाद दूसरी स्थिति बनती है कि इनका निर्माण काल क्या है, इनका निर्माण कब हुआ था। देखो तो निर्माण की स्थिति 7.5 करोड़ वर्ष पूर्व, 7.5 करोड़ वर्ष पूर्व कौन से काल में हुआ था, इयोसीन काल। इयोसीन काल याद रखना ये, या ओलिगोसीन काल भी नाम आ सकता है। इयोसीन काल 7.5 करोड़ वर्ष पूर्व और इयोसीन काल में इस हिमालय के पहले खंड का निर्माण हुआ था। उसकी औसत ऊंचाई है जो कितनी है, वो 6100 किलोमीटर है। अगर संपूर्ण हिमालय की एक बार बात की जाए कि पूरे हिमालय का जो पश्चिमी भाग है वो चौड़ा जाता है, पूर्वी भाग है वो संकरा है। अब इसके चौड़ाई और संकरे की जो स्थिति देख की जाए पूर्वी और पश्चिमी भाग में, वो इस तरह बनता है। पश्चिमी भाग 400 किलोमीटर चौड़ा है, पश्चिमी भाग है वो 400 किलोमीटर चौड़ा है। और पूर्वी जो खंड बनता है यहाँ का, ये खंड बनता है 150 से 200 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि हिमालय का जो पूर्वी भाग है वो कम चौड़ा है, और यहां से जैसे जैसे पश्चिम की तरफ जाते हैं तो चौड़ाई बढ़ती जाती है, और यहाँ पर चौड़ाई कितनी हो जाती है, 400 किलोमीटर। ये हिमालय का पूर्व से पश्चिम चौड़ाई का इस तरह आ गया। अब अगर ऊंचाई की बात की जाए कि हिमालय वैसे तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी का स्तर है वो इसी का हिमालय का ही है, लेकिन हिमालय में सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो किस तरफ ज्यादा। देखो हिमालय का जो पूर्वी भाग है वो है संकड़ा, ज्यादा चौड़ा नहीं है, लेकिन सबसे ऊंचा भाग पूर्व में। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने पर हिमालय की ऊंचाई बढ़ती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने पर हिमालय की ऊंचाई बढ़ती है लेकिन चौड़ाई घटती है। ये हिमालय की खास विशेषता। और नेपाल में हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत यानी विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट है वो कहां पर है, वो हिमालय में है। यहाँ पर अगर नेपाल देश की बात की जाए, नेपाल में ये जो हिमालय के पूर्वी खंड में इनकी स्थिति बनती है। ये एक फैक्ट मैंने बताया था बीच में ही। चलो हमारे टॉपिक पर चलते हैं।
कि जो महान हिमालय है, हिमाद्री है या आंतरिक हिमालय या बृहद हिमालय उसकी हो सकते हैं, ऊंचाई 2100 किलोमीटर है। 7.5 करोड़ वर्ष पूर्व इसकी स्थिति बनी थी। उस समय काल कौन सा था? इयोसीन काल। अब देखो इसी खंड में बनते विश्व की जो सबसे अधिक ऊंची जो पर्वत चोटियां है वो सारी की सारी कौन से खंड में आती है? ये पूछा भी जाता है कि जो माउंट एवरेस्ट है वो हिमालय की कौन सी भाग में आता है, या मकालू जो पर्वत श्रेणी है वो हिमालय के कौन से भाग में आता है, या नंदा पर्वत श्रेणी है वो हिमालय के कौन से भाग में आती है। तो कहने का मतलब ये जितनी भी ऊंची पर्वत श्रेणी है वो सारी की सारी पहले खंड में आती है। देखो कौन कौन सी। सबसे पहले हम नेपाल देश की जो पर्वत है उनकी बात करते हैं, ऊंची चोटियां। एक नंबर है माउंट एवरेस्ट। ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, 8,848 मीटर की ऊंचाई है। अब देखो दूसरी जो चोटी बनती है वो नेपाल की है, और वो नेपाल की कौन सी? मकालू। तीसरी है धौलागिरी। धौलागिरी। ये जो पर्वत चोटियां वो नेपाल की है और कौन से खंड में आती है? महान हिमालय में। याद रखना ये एक नंबर के खंड में आती है। नंबर अगले जो पर्वत चोटियां जैसे नंगा पर्वत, जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा है नंदा देवी, नंदा देवी पर्वत चोटी, यह है झारखंड यूके। इनकी स्थिति बनती है झारखंड में। इनके अलावा अगर हम पढ़े यहाँ पर है नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश में, नामचा बरुआ ये किससे संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश। यानी इन ऊंची पर्वत चोटियों की स्थिति बनती है वो कहां पर बनती है? महान हिमालय में या हिमाद्री में या आंतरिक हिमालय में। ये इनके अलग अलग नाम है। अब देखो इनके अलावा ये स्थिति बनती है जितने भी भारत के जो धार्मिक स्थान है जैसे केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, अमरनाथ है, जितने भी धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल इस पहाड़ी क्षेत्र के, वो सारे सारे किस में आते हैं? महान हिमालय में आते हैं। जिसकी बात करें अमरनाथ है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है या जोशी जी का मठ है, ये सारे के सारे इसी में आते हैं, महान हिमालय या हिमाद्री। इसकी औसत ऊंचाई 6100 किलोमीटर है और ये भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है। ये भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है। अब दूसरे खंड की बात करते हैं इसके। देखो ये तो पहला भाग हो गया। दूसरा भाग है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय या हिमाचल या लघु, इसके तीन नाम है। और तीसरा वो लिख देता हूं यहां पर। देखो शिवालिक, शिवालिक या बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय यानी इसको शिवालिक के नाम से जाना जाता है या बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये तीसरा खंड बनता है जो हम इसके बाद में पढ़ेंगे। दूसरा खंड है मध्य हिमालय, हिमाचल या लघु हिमालय। अब देखो पहले खंड के बाद हम पढ़ते हैं दूसरा खंड। क्यों? क्योंकि पहला खंड ऊपर है, इसके जस्ट दक्षिण भाग में आता है दूसरा खंड। ये भाग सबसे ऊंचा है, बर्फीला भाग है, हमेशा बर्फ से ढका रहता है। लेकिन ये दूसरा खंड है, ये गर्मी के काल में यहाँ पर बर्फ पिघल जाती है और कुछ मैदान भी बने हुए। देखो और एक बात इसमें महान हिमालय में और याद रखना, गंगा और यमुना का उद्गम स्थल है वो भी महान हिमालय में। यानी गंगोत्री यमुनोत्री जो हिमनद है, गंगोत्री यमुनोत्री हिमनद है, वो भी पहले खंड में यहाँ पर इसकी स्थिति बनती है। अब देखो दूसरा खंड है मध्य हिमालय या हिमाचल या लघु हिमालय। इनको तीन नामों से जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई देखो, औसत है ऊंचाई, औसत ऊंचाई इसकी बनती है 3700 से 4500 मीटर। 3700 से 4500 मीटर ऊंचा ये भाग बनता है। अब इसकी निर्माण प्रक्रिया, निर्माण की स्थिति, ये 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व है इनका निर्माण हुआ था। 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व इनका निर्माण हुआ था। अब देखो इसके बाद में स्थिति ये बनती है कि कौन सा काल था उस समय काल था मायोसीन काल। मायोसीन काल याद रखना। ये
पहला जो खंड बना था ये इयोसीन काल में बना था और ये बना है मायोसीन काल में। इसका निर्माण 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी बनती है, 3700 से 4500 मीटर की इसकी औसत ऊंचाई है। अब देखो भारत के जो पर्यटन स्थल है, भारत के जितने भी पर्यटन स्थल है, जैसे मंसूरी की बात करते हैं, शिमला की बात करते हैं, माहौली की बात करते हैं, दार्जिलिंग की बात करते हैं, ये जितने भी जो पर्यटन स्थल है वो सारे के सारे कहां पर आते हैं, मध्य हिमालय, हिमाचल या लघु हिमालय में आते हैं। इनमें याद रखना धार्मिक स्थान है वो आते हैं 1 नंबर में और पर्यटन स्थल है वो 2 नंबर में आते हैं। अब देखो गर्मी के मौसम में जब बर्फ पिघलती है तो कुछ यहाँ पर जो घाटियां वो थोड़ी रहती है और इन घाटियों में नगर बसे हुए। अब देखो कश्मीर की घाटी इसी खंड में बनी हुई, यहाँ पर है कश्मीर की घाटी। उसके बाद यहाँ पर कुल्लू और कांगड़ा घाटी हिमाचल में, कुल्लू और कांगड़ा की घाटियां हैं वो हिमाचल में। याद रखना दूसरे खंड में बनी घाटियों की स्थिति कुल्लू कांगड़ा हिमाचल में है। उसके बाद फुल्लों की घाटी उत्तराखंड में, यहाँ पर इस खंड में बनी हुई है फुल्लों की घाटी जो उत्तराखंड में बनी हुई है। यहाँ पर काठमांडू की घाटी है, काठमांडू नेपाल की जो घाटी है। यहाँ पर महाभारत पर्वत श्रेणी है, महाभारत जो पर्वत श्रेणी है उसकी स्थिति बनती है। यहाँ पर काराकोरम पर्वत श्रेणी है, पीर पंजाल, काराकोरम तो उत्तर में बनती है। यहाँ पर पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है उसकी स्थिति और धौलाधर, पीर पंजाल धौलाधर याद रखना। यहाँ पर देखो पीर पंजाल श्रेणी, दूसरी बनती है धौलाधर, धौलाधर। अब एक तो धौलागिरी और एक धौलाधर। धौलागिरी है वो तो पर्वत चोटी है जो नेपाल में, एक धौलाधर पर्वत श्रेणी है जो दूसरे खंड में इसकी स्थिति बनती है। धौलाधर की स्थिति बनती है दूसरे खंड में, पीर पंजाल की स्थिति बनती है दूसरे खंड में। अब जो घाटियां बनती है वो मैंने अभी बताया कि कश्मीर घाटी, उसके बाद कुल्लू कांगड़ा घाटी जो हिमाचल से संबंधित है, उसके बाद फुल्लों की घाटी जो उत्तराखंड से संबंधित है, उसके बाद यहाँ पर काठमांडू की घाटी आती है जो नेपाल में। अब इनके अलावा कुछ घास के मैदान भी है यहाँ पर, उन घास के मैदानों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। देखो जैसे घास के मैदान, और ये भी पूछा जाता है इन घास के मैदानों के नाम, जैसे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में इन घास के मैदानों कहते हैं मरग। याद रखना ये नाम कि मध्य भाग में ये घास के मैदान है या हिमाचल हिमालय में ये घास के मैदान बनते हैं और इनको जम्मू कश्मीर में मरग के नाम से जाना जाता है। दूसरा भाग बनता है उत्तराखंड, उत्तराखंड में इनका नाम है बुग्याल, बुग्याल या पयार। बुग्याल या पयार नाम के जो घास के मैदान है वो किस राज्य में, उत्तराखंड में। कौन से खंड में इनकी स्थिति बन रही है, मध्य हिमालय में या हिमाचल में या लघु हिमालय में। इनके नाम याद रखना आप, यानी ये जो खंड बन रहे हैं वो कौन से हिमालय से संबंधित है, ऐसा भी पूछा जाता है प्रश्न में। अब देखो इसके बाद में तीसरा हम खंड पढ़ रहे हैं और वो तीसरा खंड बन रहा है शिवालिक। पहला खंड हमने महान हिमालय या हिमाद्री, दूसरा मध्य हिमालय या लघु हिमालय, अब तीसरा पढ़ रहे हैं शिवालिक। देखो ऊपर यहां पर हिमालय का उत्तर से दक्षिण का भाग नंबर 3 शिवालिक। अब देखो सबसे कमजोर चट्टानों से बनी हुई, या हम ये कह सकते हैं ये औषधि चट्टानों से बनी है, औषधि चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है और सबसे अधिक इसका अपरदन भी हुआ है। जब महान हिमालय से गंगा नदी और यमुना नदी यहाँ से निकलती है और अनेक प्रकार की नदियां आती है यहाँ से, ये नदियां इस भूभाग का यानी जो शिवालिक भूभाग है इसका अपरदन अधिक करके ये जो गर्त भाग पहले यहाँ पर बना हुआ था, इस गर्त भाग को पाट दिया गया और यहाँ पर एक मैदान बन गया। और उत्तर के मैदान का निर्माण में सबसे अधिक सहयोग किसका है, वो शिवालिक पर्वत श्रेणी का है। आज ये कटी फटी ऐसी पहाड़ियां बन गई क्योंकि नदियों के द्वारा इनका अपरदन ज्यादा हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि ये औषधि चट्टान है, इसमें मिट्टी की मात्रा ज्यादा है और वो मिट्टी कट करके इस उत्तर के मैदान में यहाँ पर निक्षेपित हो गई। अब देखो इसकी औसत ऊंचाई बनती है 900 से 1100 मीटर, ये इसकी औसत ऊंचाई है। अब देखो 2 नंबर इसकी स्थिति बनती है निर्माण, इसका निर्माण काल है 1 करोड़ वर्ष पूर्व है, वर्ष पूर्व है। कौन से काल में हुआ था,
प्लायोसीन। कौन से काल में हुआ था? प्लायोसीन काल में इसका निर्माण हुआ था। किसका निर्माण? शिवालिक का निर्माण। यानी शिवालिक हिमालय का सबसे दक्षिणतम भाग है, हिमालय का सबसे दक्षिणतम भाग है, और ये एक औषधि चट्टानों से बना हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई वो ये है, या इनका निर्माण है वो 1 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, और ये प्लायोसीन काल में इनका निर्माण हुआ था। गंगा यमुना अनेक नदियों के द्वारा इनका अपरदन होकर के ये उत्तर के मैदान का निर्माण इन शिवालिक पहाड़ियों के द्वारा ही हुआ है। अब देखो ये उत्तर से दक्षिण हिमालय का जो खंड है वो पूरा हुआ। अब एक बार इसमें प्रश्न ये भी पूछ सकता है इनका क्रम, वो किस आधार पर? देखो कि हिमालय का उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए, सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 1 नंबर काराकोरम नाम आ सकता है, काराकोरम सही क्रम बता रहा हूं इनका। 2 नंबर है महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय, इनके अलग अलग नाम हमने पढ़े हैं। 3 नंबर है मध्य हिमालय या लघु हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, लघु हिमालय। और 4 नंबर है शिवालिक, शिवालिक हिमालय। ये इनका सही क्रम है। कई बार इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है कि उत्तर से दक्षिण हिमालय का क्रम बताइए, तो काराकोरम, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। अब देखो हिमालय को प्रादेशिक वर्गीकरण के आधार पर 4 खंडों में बांटा गया है। ये जो वर्गीकरण था ये तो कालक्रम और निर्माण प्रक्रिया के आधार पर इनका वर्गीकरण था। अब हिमालय को पश्चिम से पूर्व जो खंड बनाए गए वो प्रादेशिक प्रणाली के आधार पर है, प्रादेशिक खंड। अब प्रादेशिक खंड किसके द्वारा ये बनाए गए हैं? वो है सिडनी बुराड़, सिडनी बुराड़। सिडनी बुराड़ नामक जो भूगोलवेत्ता है इसने हिमालय को पश्चिम से पूर्व की तरफ इसके 4 खंड बनाए। अब देखो 4 खंड कौन कौन से बने? 1 नंबर खंड बनता है पंजाब या हिमाचल या कश्मीर हिमालय भी इसको कह सकते हैं। पंजाब, हिमाचल या कश्मीर हिमालय भी इनको कह सकते हैं। पहला भाग बताया था प्रादेशिक के आधार पर हिमालय का पश्चिम से पूर्व। देखो दूसरा भाग इनका बना था कुमायूं, कुमायूं हिमालय। तीसरा भाग बना था नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। चौथा भाग बना था असम हिमालय, असम हिमालय। ये क्रम भी याद रखना, पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, ये क्या कहलाता है? प्रादेशिक वर्गीकरण है ये। इसमें जो पहला भाग बनता है पंजाब हिमालय, हिमाचल हिमालय या यहाँ पर कश्मीर हिमालय के नाम से भी इसको जाना जाता है, पहले खंड को। अब इनमें प्रश्न को ये पूछ जाता है, जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ये पूछ जाता है ये किन 2 नदियों के बीच में बना हुआ है, किन 2 नदियों के बीच में बना हुआ? तो पहला खंड बनता है वो बनता है सिंधु व सतलज, सिंधु है सतलज। यहां पर सिंधु नदी है और यहां पर ये सतलज नदी का मैदान बनता है। तो इन दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र बना है इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? इसको पंजाब, हिमाचल या कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। और इसकी दूरी कितनी है? 540। और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है उसमें 570 किलोमीटर चौड़ाई कितनी है? 570 किलोमीटर की चौड़ाई बनती है पंजाब हिमालय या हिमाचल हिमालय या कश्मीर हिमालय। अब देखो यहाँ पर जितनी भी जो पर्वत श्रेणियां थी, अगर हम बात करते हैं काराकोरम की, जास्कर की, लद्दाख की, और यहाँ पर पीर पंजाब, धौलाधर, ये सारे के सारे खंड आते हैं, वो आते हैं हिमाचल हिमालय या कश्मीर हिमालय। अब इनका जो वर्गीकरण हो रहा है वो किस आधार पर हो रहा है? वो हो रहा है यहाँ से पूर्व से पश्चिम पूरा लंबा क्षेत्र, ऊपर से क्षेत्र है वो पूरा इसके यहाँ तक का जो भाग है वो इसके अंतर्गत आएगा। इसके बाद दूसरा जो भाग है वो यहाँ से बनेगा। देखो सतलज नदी से लेकर के यहाँ पर है काली नदी, ये भाग बन गया कुमायूं, कुमायूं हिमालय। कुमायूं के बाद में यहां से देखो काली नदी से लेकर के यहां पर है तीस्ता नदी, ये भाग बन गया नेपाल हिमालय। अब तीस्ता नदी से लेकर के यहां पर है ब्रह्मपुत्र, यहां का जो भाग बन गया वो बन गया असम हिमालय, असम हिमालय। यानी इनके अलग अलग खंड बनाए गए और ये खंड यहां से लेकर के इतनी दूर में जो भी भाग आते हैं वो इस खंड में कहलाएगा। वो कई बार पूछा भी जाता है कि गंगोत्री और यमुनोत्री की स्थिति कौन से खंड में बनती है हिमालय की? तो उनका उद्गम स्थान होता है कुमायूं में। पीर पंजाल, धौलाधर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर जो भी श्रेणियां वो सारी सारी किस में आती है? 1 नंबर खंड में आती है। यानी 1 नंबर खंड में जो स्थिति बनती है वो इनकी बनती है। अब 2 नंबर जो कुमायूं हिमालय वो किन 2 नदियों के बीच में है? सतलज व काली।
इस काली नदी का दूसरा नाम है शारदा। काली नदी है, उसका दूसरा नाम भी है शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। ये यहां से देखो, सतलज नदी से लेकर के यहां पर ये शारदा नदी है या काली नदी है, इनके बीच के क्षेत्र को कहते हैं कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। पिछली बार एचएमआई क्वेश्चन पूछा गया था कि कुमायूं की जो स्थिति बनती है हिमालय में, वो किन दो नदियों के बीच में बनती है। तो यहाँ पर याद रखना सतलज और काली, या यहाँ पर नाम शारदा भी आ सकता है। अब तीसरा जो भाग बनता है वो काली नदी या शारदा नदी हुआ है, यहाँ पर है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी की यहाँ पर स्थिति बनती है, तो ये क्षेत्र कहलाता है नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। इस खंड में बनती है जैसे महाभारत पर्वत श्रेणी, नेपाल की जो सबसे ऊंची, कहने का मतलब पूरे विश्व की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, वो भी इसी खंड में नेपाल हिमालय में उनकी स्थिति बनती है। दो नदियां काली व तीस्ता। अब जो तीसरा खंड बन रहा है असम हिमालय। चौथा खंड देखो, असम हिमालय की स्थिति बनती है तीस्ता नदी, तीस्ता व ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब देखो इनके बीच की दूरी मैंने नहीं बताई, यहाँ पर कुमायूं हिमालय की स्थिति बनती है 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर। सबसे चौड़ा जो भूभाग बनता है, सबसे चौड़ा जो भूभाग बनता है वो ये बनता है नेपाल हिमालय का, और ये बनता है 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर सबसे चौड़ा भाग बनता है इन चार खंडों में, वो बनता है नेपाल हिमालय का, और उसकी चौड़ाई कितनी है, 800 किलोमीटर। और असम हिमालय की चौड़ाई है 740 किलोमीटर। सबसे चौड़ा भाग है वो नेपाल हिमालय, सबसे छोटा भाग इसमें संघड़ा भाग है वो है कुमायूं हिमालय। याद रखना ही, इनका क्रम भी पूछा जा सकता है कि पश्चिम से पूर्व इनका क्रम बताइए, तो पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम, ये इसका क्रम आएगा। और मैंने नदियों के साथ ये बता दिया कि कौन सा खंड कौन कौन सी नदियों के बीच में बना है। अब में पढ़ रहे हैं कि कुछ दर्रे और घाटियां, यानी हिमालय की जो पहाड़ियां है उनमें कुछ दर्रे है, कुछ घाटियां, और उनसे संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है कि ये घाटी, ये दर्रे कौन से राज्य से संबंधित है, कौन से खंड में इनकी स्थिति बनती है। देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं दर्रे, प्रमुख दर्रे। अब देखो जम्मू कश्मीर में 4 प्रमुख दर्रे हैं। सबसे पहले 1 नंबर हम लेते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, इसमें 4 दर्रे आते हैं। पहला आता है बनिहाल, बनिहाल दर्रा, याद रखना ये बनिहाल दर्रा। देखो यहां पर NH1 मार्ग है, NH1 ये दक्षिण में थोड़ा, इस मार्ग को जोड़ने के लिए यहां से देखो ये दर्रा बनाया गया है जिसको कहते हैं NH1A। और इसी मार्ग पर एक सुरंग बनाई गई है, और भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग, सड़क सुरंग जिसका नाम है जवार सुरंग, जवार सुरंग। तो ये पूछा भी जाता है कि ये जवार सुरंग है वो कौन से दर्रे में स्थित है, तो वो दर्रा आता है बनिहाल। कौन सा दर्रा है, बनिहाल दर्रा। 2 नंबर दर्रा है देखो बुर्जिल, बुर्जिल दर्रा। 1 नंबर बनिहाल, 2 नंबर बुर्जिल दर्रा। अब देखो इस बुर्जिल दर्रे की स्थिति बनती है पश्चिमी साइड में, यहां से देखो, सॉरी यहां पर दूसरा बन रहा है पीर पंजाल, पीर पंजाल दर्रा। ये भी कश्मीर से संबंधित है, यानी जम्मू कश्मीर के दर्रे पड़ रहे हैं। इससे पहले ये है तो बनिहाल भी, लेकिन उससे पहले आता है ये पीर पंजाल। देखो इसके पास पास में यहाँ पर पीर पंजाल, और इसकी खास विशेषता ये बनी है कि इस दर्रे पर या इस दर्रे में भारत का सबसे लंबा रेलवे सुरंग, भारत का सबसे लंबा रेलवे सुरंग कौन से दर्रे में, पीर पंजाल। सबसे लंबा रेलवे सुरंग है वो पीर पंजाल दर्रे में, जम्मू कश्मीर में। अब 3 नंबर हम बात करते हैं बुर्जिल, बुर्जिल।
अब ये बुर्जिल दर्रा है, ये कश्मीर,